नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है बहू का अत्याचार। अम्मा जी, ओ अम्मा जी, कहाँ जल्दी? चुपचाप। क्या आपको मालूम नहीं है कि यहाँ बन रहा प्रसाद पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है, बाद में सबको दिया जाता है। हे भगवान, सच में घोर कलयुग आ गया है। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी अपनी चटोरी जुबान पर काबू नहीं रख सकते। कहती हुई प्रतिभा जी की बहू रेनू बड़बड़ करती हुई अपनी सास प्रतिभा जी का हाथ पकड़कर खींचती हुई बरामदे में लाकर पटकती हुई बोली, अब जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक यहीं बैठी रहना बुढ़िया, वरना जानती है ना, जितनी नादानियां सबके सामने करोगी अकेले में उससे ज्यादा सूद समेत चुकाना पड़ेगा। बेचारी प्रतिभा जी ने बुखार के कारण खाना ही नहीं खाया था और बहू ने अपने बेटे वीरू के जन्मदिन पर आज घर में पूजा और शाम को केक के साथ कई प्रकार के व्यंजन के साथ पार्टी का आयोजन रखा था, जिसकी खुशबू प्रतिभा जी की भूख को और भी अधिक बढ़ा रही थी। प्रतिभा जी मन ही मन सोच रही थी, काश इतने सारे लोगों में से किसी एक को मुझ पर थोड़ी सी दया आ जाए। और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान, मुझे आज का बना हुआ भोग ना सही, कम से कम कल या परसों की बनी हुई बासी रोटी या चावल ही दे दी। प्रतिभा जी खाने के बारे में सोच ही रही थी कि उनका पोता वीरू दोनों हाथों में बूंदी के लड्डू लिए प्रतिभा जी की तरफ ही आ रहा था कि अचानक उसके पैर से कुछ टकरा जाने से वह प्रतिभा जी के ही ऊपर गिर पड़ा और दोनों लड्डू प्रतिभा जी की गोद में ही गिर गए, जिससे वीरू रोने लगा। उसका रोना सुनकर रेनू दौड़कर आई और प्रतिभा जी के ऊपर ही चिल्लाते हुए बोली, क्यों बुढ़िया, तेरे पेट में कितनी आग लगी है जो मेरे बेटे के हाथ से लड्डू छीन लिया? इतनी उम्र हो गई है, लेकिन लगता है आज शर्म तो बेच ही खाई है। उससे पेट नहीं भरा तो मेरे बेटे के हाथ से लड्डू छीन लिया। बुढ़िया को 2 मिनट की भी शांति नहीं है। जब सबको प्रसाद मिलेगा तो आपको भी मिल जाएगा ना। लेकिन नहीं, आपको तो सब बोलना बेकार है। और अपने घर की काम वाली बाई शीला से कहा कि बुढ़िया के पास से लड्डू छीनकर कुत्ते को डाल दे। और इतना बोलकर रेनू वहां से चली गई। शीला ने प्रतिभा जी से कहा, अम्मा, आप ये लड्डू अपने कमरे में लेकर जाइए और चुपचाप खा लीजिए। मैम साहब बोलेंगी तो मैं कह दूंगी कि मैंने लड्डू कुत्ते को डाल दिया। मरता क्या ना करता। बेचारी प्रतिभा जी भूख से व्याकुल हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपमान का घूंट पीकर चुपचाप लड्डू को पकड़ा और अपने कमरे में जाकर ऐसे खाने लगी जैसे इसके पहले कभी उन्होंने लड्डू खाए ही ना हो। थोड़ी देर बाद रेनू ने देखा कि बुढ़िया बाहर से उठकर अपने कमरे में चली गई है, तो उसने राहत की सांस ली और मन में सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ बुढ़िया यहाँ सामने से हट गई, वरना मेहमानों के सामने ऐसी फटीचर बुढ़िया आ जाए तो मुझे ही शर्म आने लगती है। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बेइज्जती करवाने में। फिर यह सोचते हुए रसोई घर में यह देखने चली गई कि सारा खाना बन गया या नहीं, क्योंकि कुछ ही देर बाद पार्टी शुरू होने वाली थी। रेनू ने उस दिन रेशमी साड़ी, सोने और हीरे के आभूषण पहने हुए ऐसे लग रही जैसे हूर की परी हो। जो भी मेहमान आता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता और रेनू मन ही मन इतराती रहती। बस पूजा शुरू होने को ही थी कि रेनू जी की बेटी नैना भी वहां पहुंच गई, जो कि विदेश में रहती थी, क्योंकि उसने अपने आने की सूचना किसी को भी नहीं दी। वह तो अपने भाई और भाभी और माँ को सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन आगे देखा तो यह क्या, वह तो अपने मायके में आकर खुद ही सरप्राइज हो गई। उसके मायके में पूजा करवाई जा रही है और उसे पता भी नहीं था। उसे देखकर रेनू भी चौंक गई। उसने कहा, अरे दीदी, आप आने वाली हैं, आपने तो हमें कोई खबर ही नहीं दी। अगर आप बता देती तो मैं किसी को लेने के लिए भेज देती। नैना मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं भाभी, किसी को भेजने की क्या जरूरत है, आजकल टैक्सी मिलती है ना।
और हम पढ़े लिखे लोगों के लिए गाड़ी बुक करना कौन सा मुश्किल काम है। इतना कहकर वह अपना सारा सामान लेकर घर के अंदर जाने लगी। तभी रेनू बोली, अरे दीदी, आप रहने दीजिए ना, आपका सामान शीला अंदर रख देगी। नैना ने हंसकर कहा, क्यों भाभी, शीला को कोई काम नहीं है क्या जो वह सिर्फ मेरा ही काम करती रहेंगी? इतना बोलकर नैना ने अपना सामान उठाया और माँ माँ करती हुई अपने कमरे में चली गई। बेचारी प्रतिभा जी अपनी वीरान जिंदगी के साथ अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने पैरों के नाखून को तोड़ने का असफल प्रयास कर रही थी। उनके कपड़े इतने गंदे थे और जगह जगह से फटे हुए भी थे और उनसे बदबू भी आ रही थी। उनके नाखून इतने बड़े थे कि कभी-कभी उनके पैर आपस में टकराते ही चोटिल हो जाते थे। लेकिन उन्हें बिना चश्मे के ठीक से दिखाई भी ना देने के कारण वह अपने नख स्वयं नहीं काट सकती थी। नैना ने अपनी माँ को ऐसी बद हालत में देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अपनी माँ के पास गई और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रतिभा जी का दर्द भी कई दिनों के बाद अपनी बेटी को पाकर उसके गले लगते ही उनकी आंखों से समुंदर की गहराई तक उमड़ पड़ा। दोनों माँ बेटी का रोना सुनकर रेनू उस कमरे में आ गई और नैना को हाथ जोड़ते हुए बोली, दीदी, माँ जी की तो उम्र हो गई है, तो उम्र के साथ साथ अक्ल भी कमजोर हो गई है। यह बात तो समझ में आती है, लेकिन आप आज के जमाने की मॉडर्न लड़की होकर यह क्या ऐसे गंवार जैसी हरकतें कर रही हैं? अरे आज हमारे घर में इतनी बड़ी पूजा होने जा रही है। आज मेरे बेटे वीरू का जन्मदिन है। इस लिहाज से आज खुशियां मनाने का दिन है और आप रो रही हैं और रो भी रही हैं तो किसके लिए? इस फटीचर बुढ़िया के लिए जो आज नहीं तो कल भगवान के पास जाने ही वाली है। अरे अब इनके जिंदा रहने से किसको फायदा होने वाला है? अगर यह मर भी गई तो अच्छा ही होगा, कम से कम धरती पर एक बोझ तो कम होगा। रेणु की ऐसी बेहदी बातें सुनकर नैना का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ गया और उसने एक थप्पड़ रेणु के गाल पर जड़ दिया और कहा, एहसान फरामोश औरत, मेरी माँ के बारे में ऐसे शब्द बोलते हुए तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? यही शब्द अगर तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए कहती तो तुम्हें क्या अच्छा लगता कभी? तो सोच समझ कर बोला करो। भाभी और मेरी माँ ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। रेनू चुपचाप अपना गाल सहलाती हुई रह गई और वहां से बिना कुछ बोले चुपचाप चली गई। नैना ने अपनी माँ को सबसे पहले अपने पास रखे हुए कुछ फल खिलाए और उन्हें अच्छी तरह से नहलाया और उनके लिए जो नई साड़ी लाई थी वह पहनने के लिए दी। तब तक पूजा हो चुकी थी। कुछ लोग जिन्हें जल्दी जाना था, वे लोग भोजन करना भी शुरू कर चुके थे। तब नैना अपनी माँ के लिए एक थाली में भोजन परोस कर लाई और उस थाली में उसने वह सारी डिश रखी जो उस दिन बनाई गई थी। प्रतिभा जी उस दिन उस थाली के भोजन को ऐसे खा रही थी जैसे उन्होंने इसके पहले कभी ऐसा स्वादिष्ट भोजन खाया ही ना हो। नैना अपनी माँ को एकटक देखते ही जा रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि जिस माँ ने जीवन भर कष्ट सहकर हम बच्चों के लिए इतनी तकलीफ उठाई कि भविष्य में इनके बच्चों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, बच्चों को खिलाकर खुद भूखी रही, आज वही माँ कितनी परेशानी में है। काश मैं अपनी माँ को अपने साथ लेकर जा पाती। जब प्रतिभा जी ने भर पेट भोजन कर लिया, तब उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटी, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने स्वर्ग का सारा सुख भोग लिया हो। न जाने मैं कितने दिनों से नहाई नहीं थी, जिसके कारण मेरे शरीर में इतनी खुजली होती थी कि मुझे अपने आप से घृणा होने लगी थी। बहू से कहती नहलाने के लिए तो वो स्पष्ट जवाब देती कि उसके पास टाइम नहीं है और कहती कि भगवान ने आपको भी हाथ पैर दिए हैं ना, उनका इस्तेमाल कब करोगी? नहाना है तो अपने आप से नहाओ, वरना पड़ी रहो ऐसी ही गंदगी में। और शीला जो काम वाली बाई है ना, उससे कहती
नहलाने के लिए, तो उसे भी बहू ऐसे ऐसे काम बता देती कि वह चाहकर भी मुझे नहीं नहला पाती। और कभी कभी बहू इधर उधर जाती तो शीला मुझे नहला देती थी। बेटी, मैंने शीला से कहा है कि मेरी बेटी जब विदेश से लौटकर आएगी तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी। बेटी, या तो तू ही मुझे उसके लिए पैसे दे दे, या तू ही अपने हाथों से चुपचाप उसे पैसे दे देना, ताकि रेनू को पता न चले, वरना वह तेरे चले जाने के बाद मुझे डांटेगी, उससे ज्यादा मारेगी। वह अलग पहले तो मार सह लेती थी बेटी, लेकिन अब इस बूढ़ी हड्डियों से मार नहीं सही जाती। समझ तो रही है ना बेटी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बेटी, अगर तू सच में मुझसे प्यार करती होगी तो वह बात रेनू को पता मत चलने देना, वरना वह मुझे और ज्यादा मारेगी। उसकी मार से ज्यादा उसका शेरनी की तरह दहाड़ने से डर लगता है बेटी। जब वह दहाड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे अब ये धरती फट जाएगी। नैना ने अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कुछ रुपए उनके हाथ में रख दिए और कहा, माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब ठीक कर दूंगी। प्रतिभा जी थर थर कांपती हुई नैना से बोली, नहीं बेटी, रेनू से कुछ मत कह देना कि वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे उतना ही ज्यादा मारेगी जितना वह तुझसे चिढ़ेगी। नैना अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत दुखी हुई और सोच में डूब गई कि अपने भाई और भाभी को कैसे सबक सिखाए। वही प्रतिभा जी सोच के भंवर में गोते खाने लगी और अतीत में खो गई, जिस राज को आज तक उन्होंने अपने दोनों बच्चे, बेटी नैना और बेटा अंकित को भी आज तक नहीं बताया था। जब प्रतिभा जी की सहेली सुलेखा और उसके पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, तब उसकी बेटी रेनू महज 1 साल की ही थी। और जब प्रतिभा जी अपने पति के साथ सुलेखा से मिलने अस्पताल गई थी, तब सुलेखा जी आखिरी सांसें चल रही थी। उसने जैसे ही प्रतिभा जी को देखा तो उन लोगों की भीड़ में केवल प्रतिभा का ही नाम लेकर पुकारा था। जब प्रतिभा जी उसके पास गई तो सुलेखा ने अपना हाथ प्रतिभा जी के हाथ के ऊपर रखा और कहा, प्रतिभा, तू मेरी सबसे अच्छी और विश्वास पात्र सहेली है। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम मेरी बेटी अनु रेनू के सिर से कभी अपना हाथ नहीं हटाओगी। हमेशा तुम्हारा आशीर्वाद भरा हाथ मेरी बेटी के सिर पर ही रखोगी। जल्दी से मुझे वचन दो, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरी बेटी को हमेशा अपनी सुरक्षा में रखोगी ना प्रतिभा? मुझे वचन दो। प्रतिभा जब प्रतिभा जी ने कहा, हाँ सुलेखा, मैं तुम्हारी बेटी को हमेशा ध्यान रखूंगी। सुलेखा जी के इतना कहने की देर थी और सुलेखा के प्राण पखेरु उड़ गए। वहीं उसके पति की भी उसी समय मृत्यु हो चुकी थी। उस दिन से अनु रेणु को प्रतिभा जी ने ही गोद ले लिया। पुलिस वालों ने जब सुलेखा और उसके पति की रिपोर्ट पोस्टमार्टम के लिए लिखी तो यह भी लिखा कि उसकी 1 साल की बेटी भी है। लेकिन 1 साल की बेटी कहाँ रहेगी, उसे कौन संभालेगा, वह किसके पास रहेगी? तभी प्रतिभा जी सामने आई और बोली, सर, सुलेखा ने अपने जीवन के आखिरी समय में अपनी बेटी अनु रेणु की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। इसलिए आज से अनु रेणु मेरी तीसरी बेटी बनकर रहेगी। तब वहां उपस्थित पुलिस वालों ने उनसे कहा, प्रतिभा जी, आपने जितना बहादुरी का काम किया है शायद ही कोई कर सकता है, लेकिन हाँ, आपको कुछ सरकारी कागजों पर साइन करने होंगे, क्योंकि हम भी कानून के बंधन में बंधे हुए हैं। एक कॉपी आप अपने पास रखिएगा और एक कॉपी थाने में जमा रहेगी, क्योंकि आपके भी अपने 2 बच्चे हैं। वैसे तो जिसके बच्चे होते हैं उन्हें बच्चा गोद नहीं दिया जाता। क्या पता आप सभी तो बच्ची की भावनाओं में बहकर इस छोटी सी बच्ची पर तरस खाकर इसे गोद लेने का निर्णय ले रहे हो। लेकिन क्या पता समय आने पर आप ही इसके साथ सौतेला व्यवहार करने लगी। उस दिन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप एक शपथ पत्र लिखित में भी दीजिए कि आप इस बच्ची के साथ जीवन भर उसकी माँ की तरह रक्षा और प्यार देंगी। प्रतिभा जी के मन में उस समय अपनी सहेली के लिए बहुत ही हमदर्दी थी और अनु रेणु की मासूमियत देखकर
तो उसका कलेजा मुंह को आता था। उसके मन में अनु रेणु के प्रति नील प्रेम था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही एक शपथ पत्र बनाया और वह सारी बातें उसमें लिख दी जो पुलिस वालों ने बताई, और सारे डॉक्यूमेंट जमा करके अनु रेणु को अपने घर ले आई। प्रतिभा जी और उनके पति ने तीनों बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन रेणु जैसे ही 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की, उसके बाद अनु रेणु के चाचा और उसके बड़े पापा ने अपने आप उठाई कि सपना को अपने पास रखकर छोटे स्कूल में नहीं बल्कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाओ, वरना हम आपके ऊपर केस कर देंगे। प्रतिभा जी ठहरी सीधी सादी, उनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी कि वह तीनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा सकती। इसलिए उन्होंने जब अनु रेणु से उसके विचार पूछे तो उसने भी हाँ कर दी थी, क्योंकि रेनू के चाचा उसके स्कूल में जाकर उसे उल्टी सीधी बातें बताते रहते थे कि उसे प्रतिभा जी ठीक से नहीं रखती और अपने दोनों बच्चों को कैसे अपने पास रखकर खाना खिलाती है। और तू तो कितनी भोली है, तू अगर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेगी तो वहां तुझे अलग अलग प्रांत के लोग मिलेंगे, अलग अलग भाषा सीखनी होगी, और तो और तुझसे कौन चालाक है और कौन समझदार है यह भी पता चल जाएगा। बस फिर क्या था, रेनू ने जिद कर ली कि उसे बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ने जाना है। इसलिए रेनू की जिद को पूरा करने के लिए प्रतिभा जी और उनके पति ने उसका बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवा दिया। बोर्डिंग स्कूल में जाते ही रेनू के तेवर ही बदल गए। अब रेनू प्रतिभा जी और उनके पति को पापा मम्मी नहीं कहती थी, क्योंकि उसके चाचा और ताऊ ने उसे गलत शिक्षा देना शुरू कर दिया था। जब भी रेनू की गर्मियों की छुट्टी होती या तीज त्योहार की छुट्टी होती, तो उसके चाचा या ताऊ प्रतिभा जी से पहले ही उसे उसके बोर्डिंग स्कूल से अपने घर ले जाते, और जब उसकी फीस भरने की बारी आती तो रेनू से कहते कि प्रतिभा जी को फोन करना, तुम्हारे स्कूल की फीस भर दे। और रेनू के मन में प्रतिभा जी और उनके पति के खिलाफ ऐसे जहर घोलती कि वह उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उन्होंने रेनू को यह बात बता दी थी कि रेनू की मम्मी और पापा की जान प्रतिभा जी के कारण ही गई। इसलिए रेनू प्रतिभा जी को अपना दुश्मन समझती थी, क्योंकि रेनू की मम्मी सुलेखा ने अपने ससुराल वालों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपनी सहेली पर भरोसा करके अपने अंतिम समय में रेनू की जिम्मेदारी प्रतिभा जी को सौंप दी थी। बस वे लोग उसी दिन का बदला लेना चाहते थे। इसलिए रेनू को बोर्डिंग स्कूल में जैसे मर्जी वैसे रहने के लिए उकसाते रहते थे। अनु भी बहुत फिजूल खर्ची करने लगी थी। इसलिए उधर प्रतिभा जी दिन भर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात में लोगों के कपड़े सिलती। वहीं उनके पति ओवर टाइम काम रोज ही करते, ताकि इनकम अधिक से अधिक हो सके। मेहनत अधिक और पौष्टिक भोजन ना मिलने की वजह से प्रतिभा जी के पति को कमजोरी बहुत आ गई थी, और एक रात वह रात में भोजन करके सोए तो सोए के सोए ही रह गए। उन्हें रात में ही अटैक आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन जब प्रतिभा जी ने सुबह देखा तो उनके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट चुका था। बेचारी प्रतिभा जी अपने पति के निधन से टूट गई थी। उनको बच्चों की चिंता सताने लगी थी कि कैसे 3-3 बच्चों का खर्चा उठाएंगी अकेली। लेकिन रेनू को उनके दुख या सुख से कोई लेना देना नहीं था। रेनू को तो उनके परेशान करने में ही बड़ा मजा आता था। जब रेनू की पढ़ाई पूरी हो गई और अंकित भी पुलिस विभाग में नौकरी करने लगा, तब रेनू के चाचा और ताऊ ने प्रतिभा जी के ऊपर दबाव बनाया कि वह रेनू को ही अपने घर की बहू बनाए। अब प्रतिभा जी ने भी उसकी माँ को उसके अंतिम समय में वचन दिया था, इसलिए अपने वचन का पालन करने के लिए उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने घर की बहू बना लिया। रेनू ने प्रतिभा जी की बहू बनते ही उनके घर की सारी भागदौड़ अपने हाथ में ले ली। अब रेनू की जैसी मर्जी होती वह वैसे ही घर चलाने की कोशिश करती। अब आई बारी नैना की शादी की, तो रेनू ने सोचा नैना के लिए ऐसा लड़का ढूंढे कि जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो, ताकि नैना कभी भी उससे ऊंची आवाज में बात ना कर सके। उसने अपने ही क्लास का एक लड़का जिसका नाम सोहन था, वह लड़का कॉलेज में ही साइकिल से आता था। उसे देखकर सभी लोग हंसी उड़ाया करते थे।
रेनू ने सोचा अगर नैना की शादी उससे करवा देती हूँ तो नैना गरीब की मार के कारण हमेशा सर नीचे करके ही रहेंगी। और एक दिन रेनू ने अपनी सास प्रतिभा जी और नैना और अपने पति से इस बारे में बात की। रेनू ने उस लड़के की बहुत तारीफ की कि कॉलेज का लड़का है, बहुत ही शरीफ और ईमानदार लड़का है। अगर हमारी नैना की शादी जान पहचान की जगह में हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर नैना की शादी उस लड़के से हो गई तो नैना बहुत खुश रहेगी। प्रतिभा जी ने भी सोचा कि बहू नैना का बुरा थोड़े ही चाहेंगी। अगर वह इतना बोल रही है तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रही होगी। फिर नैना की राय ली तो नैना ने कहा, माँ जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। आप जो भी फैसला लोगी अच्छा ही लोगी। तो सब इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। एक दिन ऐसा आया कि रेनू ने नैना की शादी सोहन जैसे गरीब लड़के के साथ करवा दी। नैना ने उसे अपना नसीब समझकर खुशी खुशी अपना लिया। सोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसने अपनी मेहनत के दम पर ही पूरी यूनिवर्स में टॉप किया था। इसलिए विदेश की एक कंपनी की तरफ से उसे प्लेसमेंट मिला कि उसे आजीवन कहीं भी आने जाने का टिकट फ्री और करोड़ों रुपए का पैकेज था। यह ऑफर नैना के शुभ कदम उसके घर में पड़ते ही मिला। इसलिए वह नैना को अपना लकी चार्म समझता था। सोहन को विदेश में नौकरी मिल गई, वह भी बिना किसी मशक्कत के। यह बात आग की तरह पूरे शहर में और नैना के दोस्त और कॉलेज तक फैल गई। रेनू ने जब यह समाचार सुना तो वह तो जल भुनकर राख हो गई। उसे नैना की खुशकिस्मती पर बड़ा क्रोध आ रहा था। वह नैना का जितना ज्यादा अच्छा होता हुआ सुनती, अपनी सास प्रतिभा जी पर और भी ज्यादा अत्याचार करती। लेकिन बेचारी प्रतिभा जी कर ही क्या सकती थी। कभी कभी कह देती थी, बहू मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ होती तब भी क्या तुम उसके साथ ऐसा ही करती। यह सुनकर तो अनु समझो प्रतिभा जी पर आग की उगलने लगती थी। परंतु प्रतिभा जी ने भी उसे कभी पराया नहीं समझा। जब वीर को हंसते खेलते देखती, उन्हें अपनी सहेली सुलेखा जी की बहुत याद आती। उन्हें लगता, काश आज सुलेखा जिंदा होती तो अपने नाते का कौतूहल देखकर कितना खुश होती और खुद भी खुश होते हुए रो बैठती। लेकिन रेनू न जाने प्रतिभा जी से किस जन्म का बदला लेने में लगी हुई थी। अपने माँ बाप को याद करने की बजाय प्रतिभा जी पर ही अपना सारा गुस्सा निकालती। प्रतिभा जी अपने अतीत में खोई हुई थी और उनकी आंखों की कोर गीली हुई जा रही थी। तभी नैना अपनी माँ की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, माँ कहाँ खो गई आप। आपकी बेटी 30 साल बाद आपके पास आई है और आप है कि अपने में ही मस्त हैं। आपको मुझसे बात नहीं करनी क्या? तो मैं सोहन को फोन करके बुला लेती हूँ और अपने ससुराल चली जाती हूँ। प्रतिभा जी बोली, अरे नहीं नहीं बेटी, तू कैसी बातें कर रही है। तू ही तो है बेटा मेरा दुख सुख जानने वाली और समझने वाली। अगर तू भी मुझसे रूठ जाएगी तो मैं किसके मिलने की आस में जीऊंगी। तभी नैना बोली, माँ मैं तो मजाक कर रही थी। माँ आप आराम करो, मैं अभी खाना खाकर आती हूँ। सभी मेहमान खाकर चले गए हैं। लेकिन रेनू ने नैना को खाना खाने के लिए भी नहीं बुलाया था। लेकिन उसकी माँ का दिल रखने के लिए नैना ने कहा कि मैं खाना खाकर आती हूँ और अपनी माँ के कमरे की खिड़की को ऐसे खोल कर रखा था कि वह वहां का सारा नजारा देख सके। नैना जैसे ही खाना खाने बाहर गई, रेनू झटपट से प्रतिभा जी के कमरे में गई। उनका मुंह दबाते हुए और बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से निकालते हुए उनके मुंह को पूरा बिचका दिया। प्रतिभा जी कर्राह रही थी, दोनों हाथों से छटपटा रही थी। उनके नाखून के निशान रेनू के हाथ में लग गए। जब नाखून के निशान जोर से लग गए तब उनके मुंह को छोड़कर बाल पकड़कर कमरे में घसीटते हुए ले गई। तो कई दिनों से ना ही उनके सिर में तेल लगा था और ना ही कंघी हुई थी। इससे बाल बहुत कमजोर हो गए थे। इसलिए बहुत से बाल रेनू के हाथ में ही आ गए थे। प्रतिभा जी के बाल उखड़ जाने के कारण उन्हें बहुत दर्द हो रहा था और जोर जोर से वो रोने लगी। रेनू ने देखा प्रतिभा जी की आवाज बाहर तक जा रही है तो उसने उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। बेचारी प्रतिभा जी बेबस लाचार निठल्ली सी फर्श पर पड़ी रही। नैना ने उसी खिड़की में पर्दे के किनारे
अपना मोबाइल का वीडियो ऑन करके छोड़ दिया था और एक मोबाइल अपने हाथ में रख लिया था ताकि अन्नू इस बात से निश्चित रहे कि कहीं नैना ने अपना मोबाइल कमरे में ही तो नहीं छोड़ दिया है। उस समय तक अंकित घर पर नहीं था क्योंकि उस दिन उसके एरिया में कर्फ्यू लगा था, इसलिए वह 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहने वाला था। अब नैना को पुख्ता सबूत मिल गया था। उसने सोचा रेनू की सारी सच्चाई उसके भाई के सामने ही दिखाएगी। ऐसा सोचकर वह सोहन के साथ अपने ससुराल चली गई। अपने घर जाते ही नैना ने अपना मोबाइल टेबल पर रख दिया। तब उसकी बेटी प्रिया आई और मोबाइल से खेलने लगी और गलती से वह वीडियो नैना के भाई अंकित को भेज दिया। अंकित उस समय ड्यूटी पर था। उसने देखा दीदी ने कुछ भेजा है, इसलिए उसने उस समय उस वीडियो को नहीं देखा। तभी किसी दूसरे सिपाही ने उसके काम का वीडियो भेजा उसे देखने के लिए। जब उसने वह खोला तो देखा नैना ने भी कुछ भेजा है। उसने जब वह वीडियो देखा, ऐसा हो गया जैसे काटो तो खून नहीं। तभी वहां उपस्थित कर्मचारी उससे कहने लगे, सर क्या हुआ? सर आप ऐसे चुप क्यों हो गए? क्या हुआ सर? कुछ गलत चीज देख ली क्या आपने? अंकित ने किसी से कुछ नहीं कहा और तुरंत अपने घर चला गया। उसने घर में जाकर देखा तो अन्नू अपनी चाची के साथ ठहाके लगाकर बातें कर रही थी और उस दिन वाली सारी बात बता रही थी जो अंकित ने वीडियो में देखा और नैना को बार बार गंवार कह रही थी। फिर वह सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। वहां जाकर देखा तो प्रतिभा जी के बाल भीगे हुए हैं, उनका शरीर ठंडा पड़ चुका है, सांसें बंद हो गई हैं और हाथ पैर में जान ही नहीं है। माँ, माँ कहकर जोर से दहाड़े मारकर रो पड़ा। रोने की आवाज सुनकर रेनू भी दौड़कर प्रतिभा जी के कमरे में आई। उसने देखा प्रतिभा जी नीचे फर्श पर गिरी पड़ी है, जबकि वह तो हमेशा बिस्तर पर ही सोया करती थी। वह जैसे ही अंकित के हाथ को पकड़ने गई, अंकित ने इशारे से उसे मना कर दिया। रेनू दंग रह गई कि अंकित उसे हाथ लगाने से क्यों मना कर रहा है और उसने मोबाइल की तरफ इशारा किया। जब रेनू ने मोबाइल खोलकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रेनू रोज ही अंकित से कहती थी कि वह प्रतिभा जी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती हैं। इसलिए अंकित अपनी माँ की तरफ से निश्चिंत हो गया था। लेकिन उस वीडियो ने सारी सच्चाई सामने लाकर रख दी। अंकित ने नैना को मैसेज किया कि हमारी माँ किसी का अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकी और हम सबको छोड़कर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई हैं। इसलिए जल्दी से उनके अंतिम दर्शन करने आ जाओ। नैना ने जब वह मैसेज पढ़ा तो उसे मजाक लगा। उसने अंकित को फोन लगाया। फोन रेनू ने उठाया और बताया कि हाँ यह सच है कि अब माजी इस दुनिया में नहीं रही। इतना सुनते ही नैना का तो खून खोल रहा था नैना के लिए। लेकिन ऐसे गमगीन माहौल में बात का बतंगड़ बनाना उसने ठीक नहीं समझा। अब बारी आई प्रतिभा जी के सारे सामान को निकाल कर देने की। तो नैना और अंकित ने सारा सामान तो निकाल दिया, लेकिन प्रतिभा जी के पास एक छोटा सा चंदन की लकड़ी का बना बक्सा था। उसकी चाबी को प्रतिभा जी ने आज तक किसी को नहीं छूने दिया था। लेकिन प्रतिभा जी के निढाल होते ही नैना के आने से पहले ही रेनू ने उसकी चाबी अपने कब्जे में यह सोचकर रख ली थी कि उस बुढ़िया ने शायद सोने चांदी हीरे मोती के गहने जेवर रखे होंगे। लेकिन फिर बक्सा नैना की नजरों से छुप नहीं सका, इसलिए उसने कहा, भाभी इस बक्से की चाबी कहाँ है? अभी यहाँ सारा सामान जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बक्से को भी यही सबके सामने खोल दो ताकि अकेले में मैं कब्जा ना कर सकूं और ना ही आप कब्जा कर सको। अब पूरे समाज के सामने अन्नू ना तो कह नहीं सकती थी, इसलिए उसने सभी के सामने उस छोटे से बक्से को जैसे ही उसने खोला, सबसे ऊपर वही गुड़िया थी जिसे बहुत जिद करके रेनू ने खरीदा था। वहां तीनों बच्चों के स्कूल के आइडेंटिटी कार्ड की फोटो भी थी। रेनू के वह सारे छोटे छोटे खिलौने थे जिन्हें वह बचपन में बहुत ही प्यार से खेला करती थी। उन खिलौनों को, उन फोटो को देखकर रेनू की आंखों में आंसू की झड़ी लग गई और उसमें एक फोटो था जिसमें अंकित के पापा ने रेनू को अपने कंधे पर बैठाया था और अंकित और नैना अपने पापा के दोनों हाथ पकड़कर चल रहे थे और अनु ने उन फोटो में अपना और उन सबका नाम भी लिखा था।
अनु ने जो कुछ फोटोग्राफ को देखा था तो जोर जोर से रो दी, लेकिन उस समय चुप कराने वाली वह प्रतिभा वहां नहीं थी। फिर रेनू ने सबसे नीचे रखे डायरी को खोलकर पढ़ा। उसमें सुलेखा जी के मरने वाली रात की तारीख थी। उस डायरी में प्रतिभा जी ने जिस दिन से रेनू को गोद लिया था, उस दिन से आज तक की सारी खुशी और गम लिखे हुए थे, जिन्हें पढ़ पढ़ कर रेनू चाहकर भी अपने आंसू रोक ना सकी। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसके चाचा और ताऊ उसे इसलिए भड़का रहे थे ताकि रेनू अपने ससुराल की होकर रह जाए, अपने पिता का हिस्सा लेने चाचा और ताऊ के पास ना जाए। रेनू को अब समझ में आया कि अंकित के पापा की मृत्यु भी उसके शौक और आवश्यकता की पूर्ति करने के चक्कर में हुई है, और प्रतिभा जी भी कब तक अपनी बहू के अत्याचार को सहती। शायद उसे भी अपनी बेटी के आने का ही इंतजार था। सोचा होगा, अब बेटी के आने के बाद भी तो बहू इतना ही मारती फिरती है, और बेटा तो आंख होते हुए भी अंधा बन बैठा है, इसलिए किसी के ऊपर भी हाथ रखना गलत है, और वह इतना बड़ा अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी और वह कमजोर पड़ती गई होगी। रेनू ने इस डायरी के नीचे दो पेपर रखे, जो एक गोद लेने का सर्टिफिकेट था और एक शपथ पत्र था, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि वह रेनू की परवरिश उसी तरह करेंगी जैसे अपने दोनों बच्चों की करेंगी, और उसकी परवरिश में थोड़ी सी भी कमी होगी तो रेनू के परिवार वाले प्रतिभा जी या उनके परिवार वालों के ऊपर केस कर सकते हैं। रेनू ने जो वह शपथ पत्र पढ़ा और जब से उसने अपना होश संभाला था, तब से अब तक का प्रतिभा जी के व्यवहार के बारे में सोचा, तो उसने महसूस किया कि वास्तव में उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को लोकल स्कूल में पढ़ाया और उसे बोर्डिंग स्कूल और महंगे स्कूल में पढ़ाया, अपने बच्चों को समझौता करना सिखाया, लेकिन उसकी हर डिमांड पूरी की। और भी बहुत सारी बातें को याद करके वह बहुत रोने लगी, लेकिन उस समय उसे ना ही नैना ने सांत्वना दी और ना ही अंकित ने तो उसे अपना सारा रिश्ता नाता ही तोड़ दिया था। अन्नू उसे मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और रेनू को छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाकर रहने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल केटी वॉइस स्टोरीज को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।